प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। साइंस क्लास 10th में आप सबका स्वागत है। मैं ज्योतिबा फुले ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ओर से आप सबको ऑनलाइन क्लास उपलब्ध करा रहा हूँ। ऑनलाइन क्लास उपलब्ध करा रहा हूँ। अब तक मैं आप लोगों को मेंडल के वंशागति के नियमों के बारे में जानकारी दे चुका हूँ कि मेंडल की वंशागति के नियम 3 थे। पृथक्करण का नियम, प्रभाविता का नियम और तीसरा नियम था स्वतंत्र अपीवन का नियम। इन तीनों नियमों के बारे में मैं आपको जानकारी दे चुका हूँ। एक एक की डिटेल के बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम बताऊंगा। मैंने लिखा हुआ है पृथक्करण का नियम। पृथक्करण के नियम, ये नियम मेंडल के एक संकर संकरण के नियमों पर आधारित है। किस पर आधारित है? मेंडल के एक संकर संकरण के नियमों पर आधारित है। इस नियम के अनुसार क्या होता है कि F1 पीढ़ी के संकर या विषम युग्म, F1 पीढ़ी के जो संकर होते हैं ना, या फिर यूँ कह दीजिए विषम युग्म, जिसे युग्मक बनते समय दोनों युग्म विकल्पी यानी अलील है ना, एक दूसरे से पृथक होकर के अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। इसीलिए इसको पृथक्करण का नियम कहते हैं या विषमयुग्म का नियम कहते हैं। और प्रत्येक युग्मक में एक लक्षण के लिए एक युग्म विकल्पी पाया जाता है, अतः इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम कहा जाता है। ये बात मैं आपको बता चुका। तो अब आप देखिए, सबसे पहले पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम। इस नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। मेंडल का यह नियम एकल संकर संकरण से प्राप्त परिणाम इस पर आधारित है। एकल संकर संकरण से प्राप्त नियमों के परिणाम पर आधारित है। इस नियम के अनुसार क्या होता है कि F1 पीढ़ी के संकर या विषम युग्म से इस नियम के अनुसार F1 पीढ़ी, इस नियम के अनुसार F1 पीढ़ी के संकर या विषम युग्म के संकर या विषम युग्म F1 पीढ़ी के संकर या विषम युग्म से युग्मक बनते समय बनते समय क्या होता है? दोनों युग्म विकल्पी यानी अलील, दोनों युग्म विकल्पी यानी अलील, दोनों युग्म विकल्पी क्या हो जाते हैं? बताइए। दोनों युग्म विकल्पी एक दूसरे से पृथक होकर एक दूसरे से पृथक होगा, एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग हो जाते हैं। तो एक दूसरे से पृथक होकर के क्या करते हैं?
अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। अलग अलग युग्मकों में क्या हो जाता है, चले जाते हैं। जब अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं, इसीलिए तो इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम कहा जाता है। इसलिए ही इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम या विसंयोजन कहते हैं, या किस नाम से जानते हैं इसे, विसंयोजन का नियम। और इसकी एक मुख्य बात क्या है, इसकी एक जो मुख्य बात है वो यह है कि प्रत्येक युग्मक में एक लक्षण के लिए एक युग्म विकल्पी पाया जाता है, प्रत्येक युग्मक में, तथा प्रत्येक युग्मक में एक लक्षण के लिए एक लक्षण के लिए एक युग्म विकल्पी पाया जाता है। प्रत्येक युग्मक में एक लक्षण के लिए एक युग्म विकल्पी पाया जाता है। यहाँ तक की बात हमारे समझ में आ चुकी, इसीलिए इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, इसलिए इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम या विसंयोजन का नियम कहते हैं। इसीलिए कहलाता है युग्मकों की शुद्धता का नियम, पृथक्करण का नियम या विसंयोजन के नियम। अब इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। उदाहरण में समझ लीजिए, देखिए जैसे पृथक्करण का नियम, उदाहरण देखिए इस नियम के अनुसार, यदि समयुग्मजी लंबे कैपिटल डबल टी और समयुग्मजी पौने स्मॉल डबल टी पौधों में संकरण कराया जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे समयुग्मजी लंबे, जैसे समयुग्मजी लंबे, ये तो ले लिया आपने कैपिटल डबल, और यहाँ ले लेते हैं समयुग्मजी पौने, इन्हें मीडियम में स्मॉल डबल, ठीक है। इन दोनों के मध्य हमने क्या कराया है, संकरण कराया। तो F1PD में सभी हाइब्रिड अर्थात विषम युग्मजी पौधे प्राप्त होते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने संकरण कराते ये सब हाइब्रिड तैयार होते हैं। चाहे इसको क्रॉस करा के देख लो, इससे इसको क्रॉस कराओगे तो भी संपत्ति हमारे सामने ये आएगी विषम युग्मजी, इससे इसका क्रॉस कराओ तो पूरी विषम युग्मजी आएगी। विषम युग्मजी लंबे, विषम युग्मजी लंबे पौधे हमारे सामने तैयार। क्या आ गया हमारे सामने, विषम युग्मजी लंबे पौधे तैयार। अब विषम युग्मजी लंबे पौधों में हम क्या करवा रहे हैं, विषम युग्मजी में दोनों युग्म विकल्प भी साथ साथ चल रहे हैं। क्या हो रहा है इसमें, विषम युग्मजी में दोनों विकल्प युग्म विकल्प यानी साथ साथ चल रहे हैं, लंबेपन का और एक पौनेपन का, लेकिन एक दूसरे से क्या नहीं हो रहे, संदूषित नहीं हो रहे।
युग्मक बनते समय दोनों युग्म विकल्प एक दूसरे से पृथक होकर के अलग अलग युग्मकों में पहुंच जाते हैं, जिस कारण क्या होता है F2PD में बौनेपन का शुद्ध लक्षण प्राप्त हो जाता है। F2PD का लक्षण प्रारूप क्या आ जाता है इसका 3:1 आ जाता है, जबकि जीन प्रारूप के अनुपात 1:1। इस बात को सिद्ध कर देता हूँ हमारे सामने ये आ गया। अब मैं आपको एक चेकर बोर्ड बना देता हूँ। जैसे मान लीजिए इसे हमने ये आ गया कैपिटल और ये स्मॉल डी भी हमारे सामने कैपिटल टी और ये स्मॉल डी आ गया। इन दोनों से चल रहा है। अब हम क्या देखते हैं, इन दोनों के मध्य हम क्रॉस करा रहे हैं। एक को नर युग्मक मान लेते हैं, ये जैसे मान लेते हैं नर युग्मक है और ये हमारा मादा युग्मक। ये नर युग्मक है, ये मादा युग्मक। मैं यहाँ आपको चेकर को बना कर देता हूँ। जैसे देखिए, जैसे कि आपका चेकर बोर्ड है, ये आपका चेकर बोर्ड बन गया। यहाँ देख रहे हैं जैसे मान लीजिए ये नर युग्मक है और ये आपका मादा युग्मक, ठीक है। अब हम इसमें से ये नर युग्मक ले लेते हैं और यहाँ हमने ले लिया मादा युग्मक। तो मादा युग्मक में तो ये आ गया और नर युग्मक में ये आ गया। इन दोनों के मध्य हमने क्या कराया, क्रॉस कराया। इन दोनों के बीच क्या करा रहे हैं, क्रॉस करा। देखिए जैसे इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे सामने ये सामने, इससे ये करेंगे तो हमारे सामने ये सामने, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे सामने ये बनकर के तैयार होंगे, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे सामने ये। अब आपको इस चेकर बोर्ड को ध्यान से देखना है। चेकर बोर्ड को ध्यान से देखते समय आपके सामने क्या समझ में आ रहा है कि ये शुद्ध लंबे हैं। कैसे पौधे हैं, शुद्ध लंबे। यहाँ लिख देता हूँ मैं, शुद्ध लंबे, और इसके लगा दिया मैंने 25%। ये आपके लंबे पन वाले हैं विषम युग्मजी, लंबे हैं विषम युग्मजी, ये 25%। और ये भी लंबे हैं, ये भी 25% हो गए। और ये हो गए बौने, ये भी 25%। ठीक, ये आप इस तरह से करते हैं। अगर मान लीजिए इस समय हम ये पीढ़ी है F1, ये तो हो गई है F1 पीढ़ी। कौन सी पीढ़ी हो गई है, F1 पीढ़ी। ये तो पेरेंट्स से जनक हो गए, और ये हो गई F1 पीढ़ी, और ये हो गई F2 पीढ़ी। F2 पीढ़ी का लक्षण प्रारूपिक अनुपात, लक्षण प्रारूप अनुपात क्या है, लंबे लंबे लंबे। तो 1 2 3 तो लंबा और 1 बौना, 3:1। लक्षण प्रारूप अनुपात क्या होगा F2 पीढ़ी के अंदर, F2 पीढ़ी के अंदर लक्षण प्रारूप अनुपात होगा 3:1, यानी 3 लंबे और 1 बौने। लंबे अनुपात 3 लंबे और 1। उसी प्रकार का जीन प्रारूप अनुपात देखें, जीन प्रारूप अनुपात, जीन प्रारूप अनुपात 1:2:1। देखो लंबे समयुग्मजी, समयुग्मजी विषम युग्मजी, समयुग्मजी, एक लंबे 25%, लंबेपन के लक्षण वाले 50%, बौने 25%। इस तरह से आपका ये क्या हो गया है, पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम हो गया है। अब मैं आपको संकर पूर्वज संकरण के बारे में, जिसको बैक्रॉस के नाम से जाना जाता है। बैक्रॉस क्या है, देखिए वर्तमान जो सत्र था कौन सा, 19-20। वर्तमान इस 19-20 सत्र में जो मार्च के महीने में परीक्षा लगी थी, जिसका परिणाम उनको प्राप्त हो चुका है, इसमें पेपर के 6 खंड में प्रश्न संख्या 23 में
2+2 4 नंबर से क्वेश्चन आया था, टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस को उदाहरण से समझाइए। वही बैक क्रॉस में आउट क्रॉस और टेस्ट क्रॉस में आपको पढ़ाना चाहूँ। संकर पूर्वज संकरण 2 प्रकार का होता है। अब परिभाषा से ही देखिए, पॉइंट डालेंगे हमारा संकर पूर्वज संकरण। संकर पूर्वज संकरण क्या है? यदि F1 पीढ़ी के विषम युग्म जीव पौधों का संकरण, यदि F1 पीढ़ी में प्राप्त विषम युग्म जीव पौधों का संकरण, यदि F1 पीढ़ी में प्राप्त विषम युग्म जीव पौधों का संकरण दोनों समयुग्म जीव, दोनों चाहे कैपिटल डबल टी हो या स्मॉल डबल टी हो, में से किसी भी एक के साथ करवाने पर, किसी भी एक के साथ करवा दिया जाए, किसी भी एक के साथ करवा दिया जाए, उसे संकर पूर्व संकरण नाम से जानते हैं। संकर पूर्वज संकरण कहलाता है। इस नाम से जानते हैं, संकर पूर्वज संकरण। यदि F1 पीढ़ी में प्राप्त कैपिटल और स्मॉल टी पौधों का संकरण दोनों समयुग्म जीव कैपिटल डबल टी या स्मॉल डबल टी में से किसी भी एक के साथ करवा दिया जाता है तो वह संकर पूर्वज संकरण कहलाता है। अब इसके 2 प्रकार हैं, संकर पूर्वज संकरण के 2 प्रकार। संकर पूर्वज संकरण के 2 प्रकार हैं। नंबर एक जिसे हम किस नाम से जानते हैं? जिसे हम जानते हैं बाह्य संकरण, आउट क्रॉस के नाम से जानते हैं, बाह्य संकरण, बाह्य संकरण। और नंबर 2 जिसको हम जानते हैं टेस्ट क्रॉस, परीक्षण संकरण। अब आप बाह्य क्रॉस के बारे में देखें। बाह्य संकरण, बाह्य संकरण में लिखा हुआ है कि इस प्रकार के संकरण में F1 पीढ़ी के बाद, इस प्रकार के संकरण में F1 पीढ़ी के बाद, इस प्रकार के संकरण में F1 पीढ़ी के बाद अब कैपिटल स्मॉल टी यानी विषम युग्म जीव का संकरण का F1 पीढ़ी के बाद विषम युग्म जीव का संकरण अपने प्रभावी जनक से कराया जाता है।
इससे अपने प्रभावी जनक यानी लंबेपन के लक्षण बताओ। अपने प्रभावी जनक से कराया जाता है। तो प्राप्त संतति में सभी लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। कैसे प्राप्त होते हैं? सभी पौधे लंबे प्राप्त होते हैं, जिनमें 50% तो समयुग्मजी लंबे और 50% विषमयुग्मजी लंबे होते हैं। अर्थात 50% समयुग्मजी लंबे और 50% विषमयुग्मजी लंबे। इस तरह का आता है। अब आप इसे एक इंडेक्स के द्वारा देखिए, समझिए। चेकर बोर्ड के माध्यम से आपको मैं समझाता हूँ। जैसे हमने F1PD का पादप ले लिया और फिर उसको हमने प्रभावी जनक के साथ क्या करा दिया, इसका संकरण करा दिया। देखिए, जैसे उदाहरण के तौर पर सबसे पहले हमने ये ले लिया लंबे और ये ले लिया हमने इन दोनों के मध्य में क्रॉस करा दिया। ये हमने प्राप्त हो गया लंबे। ये पीडी हो गई हमारी F1। कौन सी पीडी हो गई है हमारी? F1PD। ये पेरेंट्स हो गए और ये पेरेंट्स हो गए और ये हो गए हमारी F1। और F1PD में हमको क्या प्राप्त हो गया? विषमयुग्मजी। और विषमयुग्मजी का हमने प्रभावी जनक के साथ क्रॉस कर दिया। अब इसे हम देख लेते हैं। ये आ गया हमारा विषमयुग्मजी और ये ले लिया हमने जैसे मान लीजिए प्रभावी जनक। ये F1PD ये पादप और ये हो गया प्रभावी जनक। F1PD के पादप का जब प्रभावी जनक के साथ हम क्रॉस कराते हैं तो देखिए आपके सामने क्या है। चेकर बोर्ड बना लो। चलो मैं चेकर बोर्ड के माध्यम से बताऊँ आपको। चलो चेकर बोर्ड के माध्यम से देख लीजिए। वैसे सीधा ही देख लो। ये हो गया, इससे इसको क्रॉस कराएंगे, इससे इसको क्रॉस कराया, ये हो गया। ठीक, इससे इसको क्रॉस कराएंगे, इससे इसको क्रॉस कराएंगे। देखो अपने आप रिजल्ट आ गया। ये 50% लंबेपन के लक्षण वाले और 50% लंबे और 50% लंबेपन के लक्षण वाले। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ लक्षण अनुपात, लक्षण प्रारूप अनुपात 100% लंबे पौधे हुआ। यहाँ लक्षण प्रारूप अनुपात बराबर 100% लंबे। उसी प्रकार से जीन प्रारूप अनुपात अपने आप हो गए समयुग्मजी 50% और विषमयुग्मजी 50%। तो ये अनुपात 1:1 या समयुग्मजी बराबर 50%, विषमयुग्मजी
बराबर 50% संयुग्मजीय और विषमयुग्मजीय पादपों को। इसी की सेकंड स्टेप है परीक्षण संकरण। कौन सा है? परीक्षण संकरण। संकर पूर्व संकरण का दूसरा पॉइंट है परीक्षण संकरण। पहले तो परीक्षण संकरण की परिभाषा लिख दीजिए कि यदि F1 पीढ़ी के विषम युग्मजीवों का संकरण अप्रभावी जनक के साथ कराया है तो इसे हम परीक्षण संकरण करेंगे। यदि F1 पीढ़ी के प्राप्त पौधे कैसे विषम युग्मजीव का संकरण अप्रभावी जनक के साथ करवाया जाए। अप्रभावी जनक के साथ, तो अप्रभावी जनक लिखो, जैसे मान लीजिए यहाँ हमने ये अप्रभावी जनक लिखा जाए तो उसे टेस्ट क्रॉस के नाम से जानते हैं। इसे परीक्षण संकरण के नाम से जानते हैं। हो गया कि F1 पीढ़ी के जो विषम युग्मजीव हैं उनका संकरण यदि अप्रभावी जनक के साथ करा दिया जाता है तो उसे हम परीक्षण संकरण के नाम से जानते हैं। इस संकरण से प्राप्त होने वाली संतति में लक्षण प्रारूपिक अनुपात और जीन प्रारूपिक अनुपात समान होता है। इस संकरण से प्राप्त संतति का लक्षण प्रारूप अनुपात और जीन प्रारूप अनुपात समान होता है। कैसा होता है? लक्षण प्रारूप अनुपात और जीन प्रारूप अनुपात कैसा होता है? समान होता है, अर्थात 1:1 होता है। 1:1 होता है। 50% विषम युग्मजीव लंबे तथा 50% समयुग्मजीव बौने पर, अर्थात 50% विषम युग्मजीव लंबे तथा 50% समयुग्मजीव बौने प्राप्त होते हैं। 50% समयुग्मजीव तो विषम युग्मजीव लंबे का ये हो गया और 50% समयुग्मजीव बौने का हो गया। ये हो गया, ठीक। अब इसे मैं आपको चेकर बोर्ड के माध्यम से समझाऊं। उदाहरण के रूप में हमने ये F1 पीढ़ी से लंबे पौधे प्राप्त हुए। लंबे पौधे हैं कौन सी पीढ़ी? F1 और इससे हमने क्रॉस करा दिया अप्रभावी जनक समूह पर। यदि इसके साथ हम इसे क्रॉस करवा रहे हैं तो आपको चेकर बोर्ड की सहायता से देखिए, जैसे युग्मक आ रहा है दोनों का,
50% तो बोले और 50% की कैसे हो गए? तो लक्षण परावर्तन अनुपात 50-90, 50 बोले और जीन परावर्तन अनुपात 50-20 जी 50, वही 1:1। तो यहाँ पर लिख देंगे लक्षण प्रारूप अनुपात, लक्षण प्रारूप अनुपात 50 यानी 1:1 और जीन प्रारूप अनुपात, जीन प्रारूप अनुपात गोल दिखाई दे रहे हैं, लंबे दिखाई दे रहे हैं। तो लक्षण प्रारूप अनुपात और जीन प्रारूप अनुपात दोनों कैसे हैं? ये विषम युग्मजी है और ये सम युग्मजी। यहाँ पर लिख देंगे विषम युग्मजी और ये है सम युग्मजी। आपके सामने ये आपका क्या हो जाएगा? टेस्ट क्रॉस। इस प्रकार से आपके सामने बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस आ चुका है। अब इसके पश्चात मैं आपको स्वतंत्र अपव्ययों का नियम बताता हूँ। उससे पहले अगर कोई परिभाषा आपकी रहनी हो तो उसके बारे में एक बार और पुनर्विचार करना चाहूँगा। तो कुछ एक परिभाषा लिखेंगे। कई शब्द इसमें आए हैं, इसलिए यहाँ कहा है देखिए। जैसे एक तो सबसे पहले आप ये समझेंगे कि जनक पीढ़ी क्या है। कौन सी? जनक पीढ़ी। जनक पीढ़ी के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जनक पीढ़ी क्या है। जनक पीढ़ी का मतलब संतति प्राप्त करने के लिए जिन पौधों को संकरण कराया जाता है उन्हें हम क्या किस नाम से जानते हैं? जनक पीढ़ी। फिर F1 पीढ़ी। F1 पीढ़ी के बारे में मैं F2 पीढ़ी, एक संकरणपात, द्विसंकरणपात और सुजननी की एक परिभाषा आपकी रही है मेरे हिसाब से, सुजननी की। देखिए सुजननी की क्या है। सुजननी के अनुसार विज्ञान की वह शाखा जिसमें विज्ञान की वह शाखा जिसमें विज्ञान की वह शाखा जिसमें मानव जाति के आनुवंशिक सुधार का, मानव जाति में आनुवंशिक सुधार का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाते हैं? सुजननी की। किस नाम से जानते हैं इसे? सुजननी के नाम से जानते हैं। विपुंसन का मतलब समझ गए क्या? विपुंसन की क्रिया। विपुंसन का मतलब मैंने आपको लिखवा दिया होगा या तो, और विपुंसन का मतलब अगर नहीं लिखवाया है तो आप एक बार और समझ लीजिए। द्वितीय की पुष्टि कलिका अवस्था में विपुंसन।
विपुंसन क्रिया में चलते हैं। विपुंसन क्रिया में लिखे द्विलिंगी पुष्प की कलिकावस्था में विपुंसन क्रिया में द्विलिंगी पुष्प की कलिकावस्था में परागकणों के परिपक्व होने से पहले ही परागकणों के परिपक्व होने से पहले परिपक्व होने से पहले ही क्या कर लेते हैं इसे, पुमंग को अलग करके या पुंकेसर को क्या करके अलग करके, पुंकेसर को अलग करके पुष्प को एक छोटी सी थैली में बंद कर दिया जाता है। इस क्रिया को विपुंसन क्रिया, ताकि क्या नहीं हो सके, ताकि निषेचन की क्रिया न हो सके। इसे ही हम क्या कहते हैं, विपुंसन क्रिया कहते हैं। अब मैं आपको मेंडल का तीसरा जो नियम है, जिसे हम क्या कहते हैं, पृथक्करण का नियम समझाता हूँ। वो पृथक्करण नहीं, सॉरी, स्वतंत्र अपव्यवन का नियम समझाता हूँ। अब नियम नंबर 3 है, इसे हम किस नाम से जानते हैं, स्वतंत्र अपव्यवन के नियम के नाम से जानते हैं। देखिए स्वतंत्र अपव्यवन के नियम में क्या होता है। मेंडल का जो ये नियम है ना, मेंडल का ये जो नियम है वो भी द्विसंकर संकरण के परिणामों पर ही आता है। इस पर आधारित है, द्विसंकर संकरण के परिणामों पर आधारित है। इस नियम के अनुसार क्या होता है कि यदि 2 या 2 से अधिक, यदि 2 या 2 से अधिक विपर्यासी लक्षण युक्त पादपों को संकरण कराएंगे, 2 लक्षण पर, जैसे 2 लक्षण कोई सब ले लो, पीले, गोलाकार, हरे, झोरीदार, एक साथ 2 लक्षण ले लें, तो 2 या 2 से अधिक विपर्यासी लक्षणों युक्त पादपों को संकरण कराया जाए तो एक लक्षण की वर्षागति का दूसरे लक्षण की वर्षागति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात प्रत्येक लक्षण के जो युग्म विकल्प हैं केवल पृथक ही नहीं होते, बल्कि विभिन्न लक्षणों के युग्म विकल्प जो एलील्स हैं एक दूसरे के प्रति स्वतंत्र रूप से व्यवहार करने लग जाते हैं। इसीलिए इसे स्वतंत्र रूप से अपव्युत होने का कारण स्वतंत्र अपव्यय का नियम कहते हैं, इंडिपेंडेंस लॉ। उदाहरण के रूप में मैं आपको एक चेकर बोर्ड बना करके और इसके बारे में बताऊं। यदि मान लीजिए हम मटर के पादप को ही लेते हैं और मटर के पादप के 2 लक्षण देते हैं, कौन कौन से लक्षण, कि पीला गोलाकार ले लिया एक हरा झुर्रीदार ले लिया और आपस में 2 क्रॉस करा दिया हमने, तो क्रॉस कराने पर ध्यान क्या होगा, ये अनुपात लक्षण आएंगे जो हमारे सामने 9 3 3 1 आएगा। ऐसा आएगा 9 3 3 1 आएगा, जिसे हम लक्षण प्रारूपिक अनुपात के नाम से जानते हैं। 9 3 3 1 आएगा कि 9 लक्षण तो ऐसे होंगे जो पीले गोलाकार होंगे, 3 लक्षण ऐसे होंगे जो पीले झुर्रीदार होंगे और 3 लक्षण ऐसे होंगे जो हरे गोलाकार होंगे और 1 लक्षण ऐसा होगा जो हरा झुर्रीदार होगा। इस तरह की संतति क्वांटिटी में भी प्राप्त होती है। तो मैं आपको अब यहाँ स्वतंत्र अपव्यवन के नियम के बारे में जानकारी देता हूँ, लेकिन इसे मैं आपको कल यानी दिनांक 13 को ही बताता हूँ।
आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद।